इजराइल ईरान के इस वॉर में एक सबसे बड़े अपडेट के साथ, और अपडेट ये कि खमनेई के जाने के बाद जो सेकंड सबसे बड़े कमांडर कहे जाएं, या फिर आप हो सकता है कि इस समय खमनेई के बेटे की खबर सुन रहे हो, नहीं, सुप्रीम लीडर के जाने के बाद जो इस समय ईरान को चला रहे थे, यानी कि सुप्रीम लीडर खमनेई के जाने के बाद जो ईरान में इस समय सिक्योरिटी नेशनल जो काउंसिल है उसके हेड को निशाना बनाया गया है, जिस पर $10 मिलियन का इनाम इजराइल ने रखा था। ईरान ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये हैं लिरजानी, जिनके मौत की खबर निकल कर आई है। आप इनके महत्व को इस तरह से समझ सकते हैं कि सुप्रीम लीडर के बाद एक तरफ रईसी जो कि राष्ट्रपति बैठे हैं, तो दूसरी तरफ लारिजानी बैठे हुए हैं। अब तस्वीरों में इनकी समानता देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के तुल्य इनकी वैल्यू इनके कैडर सिस्टम में थी। सुप्रीम लीडर के बिल्कुल करीबी माने जाते थे। राइसी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत हुए और ये इजराइल के द्वारा मार दिए गए हैं। हाल ही में लारिजानी जनता के बीच में कुद्स दिवस के दिन सड़कों पर देखे गए थे। ये जिस जगह मारे गए वहां पर अपार्टमेंट में अपने बेटे के साथ थे। इजरायली निशाने में इनकी मौत की पुष्टि की गई है। लारिजानी को इजराइल ने टारगेट किया है सिक्योरिटी चीफ मानते हुए कि खमनेई के जाने के बाद ईरान को पूरी तरह जो गाइडेंस दे रहे थे वो यही थे। इनके बारे में कहा यह जाता है कि ये ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए थे कुछ दिनों पहले खमनेई के खिलाफ, जिन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ईरान में काफी ज्यादा एक्शन लिए गए थे, और यह भी कहा गया था कि लगभग 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया था। अमेरिका का क्लेम है कि 32,000 प्रोटेस्टर्स मार दिए गए थे अभी 2 महीने पहले, जिस पर अमेरिका ने कहा था कि हम आपको हेल्प भेज रहे हैं, और अमेरिका हेल्प नहीं भेज पाया था। उन प्रोटेस्ट को दबाने वालों में प्रमुख चेहरा यही थे। खमनेई की जो भी इच्छा होती थी उसको एग्जीक्यूट कराने वाले सिक्योरिटी काउंसिल के मुख्य हेड और खमनेई के प्रमुख सलाहकार बताए गए थे। इन्हें इजराइल ने निशाना बनाया है। इनके साथ साथ बसीज फोर्सेस जो कि एक तरह से ईरान में मोरल पुलिसिंग करती थी। लोगों ने महिलाओं ने हिजाब लगाया है या नहीं लगाया है, सर ढका है या नहीं रखा है, सांस्कृतिक मूल्यों की पालना कर रहे हैं या नहीं, उसकी जो फोर्स थी बसीज फोर्स, उसके ब्रिगेडियर जनरल को भी निशाना बनाया गया और लगभग 300 लड़ाके जो बसीज फोर्सेस के थे उन्हें मारा गया है। ये हेडलाइंस फिलहाल ईरान और इजराइल युद्ध के अंदर बड़ी हेडलाइंस हैं। इनके मायने क्या होंगे आज के सेशन में उनका जिक्र करेंगे। जिक्र इस वजह से करेंगे क्योंकि इजराइल के द्वारा ईरान में जिस तरह के टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं, एक एक करके बड़े लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद क्या ईरान अब नेतृत्व विहीन हो जाएगा, या फिर जो हमने पहले कहा था कि इन्होंने खमनेई के समय पर ही यह निर्धारित कर लिया था कि किसके बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, डाउन द लाइन कितने लोग होंगे कि एक के जाने के बाद कौन तैयार होगा, क्या वो व्यवस्था अभी भी एक्टिवेटेड रहेगी, क्या ईरान के अंदर जो मोज़ेक सुरक्षा व्यवस्था है वो अभी भी सक्रिय रहेगी, ये तमाम सवाल आज के सेशन में डिस्कस होंगे। साथ ही साथ में चर्चा करेंगे कि अमेरिका इस पूरे युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा तो है, लेकिन क्या इजराइल की कीमत पर पूरे पश्चिम को अलग थलग छोड़ देगा, यह बात जानने योग्य। हां, इसके साथ साथ एक अपडेट ये कि इस रविवार सुबह 11 बजे जो मैंने आप लोगों के लिए वेबिनार रखी है, वो वेबिनार असल में मतलब हमने कई सारी कम्युनिटीज बना ली, वो फुल हो चुकी हैं। मतलब जो सीट्स हैं उसकी वो फुल हो चुकी हैं। कम्युनिटी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने बनाई वो काफी सारी फुल हो चुकी हैं। तो आज के सेशन में रिक्वेस्ट इतना है कि जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो ज्वाइन करे रहें। जो और लोग ट्राई कर रहे हैं, जो अब नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं अगले हफ्ते फिर एक और वेबिनार रख लूंगा। फिलहाल के लिए अब आप प्रयास ना करें, क्योंकि हमारे पास लगातार मैसेज ज्वाइन करने के आ रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज अब और प्रयास ना करें। आने वाले समय में फिर मैं एक और वेबिनार आपके लिए रखूंगा। फ्री वेबिनार है ये अभी फिलहाल के लिए, आप इसे ज्वाइन करके आने वाले समय में कुछ सीखना चाहें तो आप ज्वाइन करके, जो ज्वाइन कर चुके हैं वो अपडेटेड रहें, क्योंकि हमारे सीट्स फुल हो चुकी हैं, हजारों की संख्या में लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो हमें उसको कराने में कुछ तकनीकी दिक्कत ना आ जाए, इसलिए बोल रहे हैं कि अगली बार करिएगा। ठीक है साथियों, तो अभी फिलहाल के लिए अपडेट यह है कि ईरान के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। तेहरान ने मंगलवार को इसकी पुष्टि कर दी और इजराइल ने उन्हें निशाना बनाने की बात कही थी। अली लारिजानी अपने बेटे और बॉडीगार्ड के साथ शहीद हुए। ये यहां की जो सिक्योरिटी नेशनल काउंसिल थी उसके हेड थे और वो लगातार यहीं से ही सारे काम ऑपरेट कर रहे थे।
इस पर ईरान की तरफ से कहा गया कि शहीदों की पवित्र आत्माओं ने ईश्वर के सेवक डॉक्टर शहीद लारिजानी की पवित्र आत्मा को गले लगा लिया है। लारिजानी के बारे में कहा गया कि ये जिस अपार्टमेंट में थे वहां अपने बेटे के साथ उपस्थित थे। इन्हें इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने निशाना बनाया। खबर शाम को यानी कि कल शाम 4:30 बजे जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने डाली, उसके अलावा कहीं पर इसकी कोई पुष्ट खबर नहीं थी। असल में शाम 4:32 पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हमने अली लारिजानी, जो कि सेक्रेटरी हैं ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, जो कि इफेक्टिव लीडर थे इस समय, उन्हें मार दिया है। लेकिन ईरान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया उस समय नहीं आई थी। और उसके पीछे का एक बड़ा कारण था कि अली लारिजानी के ट्विटर हैंडल से 3:10 पर यानी मरने से मात्र सवा घंटे पहले ही एक अपडेट डाला गया था। और उस अपडेट में यह कहा गया था कि जो भारत के पास में जो जहाज डूबा था ना, अमेरिका की स्ट्राइक के अंदर ईरानी जहाज जो डूबा था, जिसमें ईरान के कई नौसैनिक मारे गए थे, उनके लिए आपने श्रद्धांजलि दी थी। उनके मेमोरी में कुछ करने की बात, बदला लेने की बात, इस तरह की बातें इन्होंने अपने ट्वीट में लिखी थी। यह घटना बीते घंटा भर ही हुआ था कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह अपडेट दे दिया। यह अपडेट दिया हमने भी 1 घंटे के भीतर भीतर, हमारा जो ट्विटर हैंडल है अंकित कुमार अवस्थी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, @KA_अंकित इसका वो है, वहां पर हमने भी इसे आपके साथ साझा किया था। लेकिन जैसे ही हमने ये साझा किया तो हमने ये कहा था कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ये कह रही हैं और ईरान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि इसके कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने उस समय रोष व्यक्त किया कि कोई खबर फेक है, ये खबर आपने जब डाल दी है। हालांकि इस खबर की पुष्टि थी हमारे पास, लेकिन समय के साथ फिर ईरान ने भी इस खबर को पुष्टि कर दी थी। ठीक है, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने कंफर्म किया कि हां, हमारे लीडर मारे जा चुके हैं। इजराइल की तरफ से फिर शाम होते होते 6:45 बजे यह जानकारी दी गई कि $10 मिलियन का प्राइस जिस पर था, हमने उसे फ्री में मार दिया है। देखिए, इजराइल और ईरान इस पूरे की पूरे वेस्ट एशिया में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते कि वो वेस्ट एशिया में सरवाइव करें। ऐसे में ईरान इजराइल को हटाना चाहता है और इजराइल ईरान को खत्म करना चाहता है। तो इजराइल के लिए यह किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। इजराइल के अंदर नौरूज की शुभकामनाएं इस तरीके से दी गई कि देखो, हमने बड़ी आतिशबाजी कर दी है। ऐसे में नेतन्याहू भी बाहर निकलकर आए और उन्होंने भी अपनी तरफ से इस बात को कहा कि जो अक्टूबर 7 में ईरान ने किया था, अक्टूबर 7 में क्या किया था, हमास के आतंकी घुसकर इजराइल में आए थे और कई निर्दोषों की जान ले ली थी। बोले उसको भड़काने वाला जो व्यक्ति था, आज हमने उनको खत्म कर दिया है। तो कुल मिलाकर के इजराइल ने अपनी ताकत अपने लोगों से साझा की और दुनिया को बताया। अली लारिजानी के जो हैंडल हैं उनसे पर्शियन भाषा में लिखा हुआ था, उर्दू में लिखा हुआ था, हमने उसको ट्रांसलेट किया है कि डियर नेशन, अरेबिक में लिखा हुआ था, डियर नेशन एंड प्राइड ऑफ ईरान मुस्लिम पीपल एंड फ्री पीपल ऑफ द वर्ल्ड, द सर्वेंट ऑफ गॉड जॉइंड गॉड, वन ऑफ द गॉड्स सर्वेंट हैज जॉइंड हिज लॉर्ड एज ए मार्टियर। ये 18 तारीख को आज यानी कि सुबह 2:30 बजे इसे उनके ही हैंडल से पोस्ट किया गया। मतलब एक तरह से समझिएगा कि इस खबर की पुष्टि ईरान की तरफ से आज की गई है। इजराइल शाम को ही यह कह चुका था कि इन्हें हमने मार दिया है। जब यह खबर बाहर निकल करके आई तब उनके पर्सनल हैंडल से भी कि हां भाई ऐसा घटना हो चुकी है, यह जानकारी बाहर निकल कर आई। फिर यहां पर जो भाषा थी वो अंग्रेजी में हमने ट्रांसलेट करके निकली, भाव हमने बता दिए। बहुत से वीडियोस डाले गए कि अली लारिजानी जो थे वो खमनेई के कितने करीबी थे, यह बताने के लिए भी कई वीडियोस बाहर निकल कर आए। ऐसे में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, 3:30 बजे उनका मैसेज आता है कि हमने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि हमारे शहीद सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल कमांडर अली लारिजानी को दे दी है। तो कुल मिलाकर के ऑफिशियल हो गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी और सुप्रीम लीडर के जाने के बाद जो काम चला रहे थे वो नहीं रहे। आप पूछेंगे कि सर, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ये जो व्यक्ति थे ये इनसे ऊपर थे या नीचे थे? तो असल में यहां पर राष्ट्रपति चुनाव जीतकर आता है, बाकी जो भी हैं वो धार्मिक रूप से नियुक्त होकर के बने हुए लोग होते हैं। तो ये जो अली लारिजानी थे ये हालांकि कोई धर्मगुरु नहीं थे, इनकी पकड़ सेना में बहुत अच्छी थी, ये सैन्य दिमाग वाले व्यक्ति थे और वार्ताकार बहुत अच्छे थे। यह माना जाता है कि अमेरिका का जो परमाणु वार्ता कार्यक्रम चला था 2007 से 9 के बीच में, उसको भी इन्होंने ही चलाया था। और यह भी कहा गया कि अभी इन दिनों जब से ईरान इजराइल युद्ध शुरू हुआ है, उस समय वार्ता के अवसर तलाशने में जो व्यक्ति सबसे अग्रणी भूमिका निभा सकते थे वो अली लारिजानी थे, जिनकी फैसलों को ईरान मानने के लिए तैयार होता।
हाँ, अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति से ऊंचे कद के वो व्यक्ति थे, यानी कि उनका पद राष्ट्रपति से ऊपर था। धार्मिक काउंसिल के अंदर जिनको नियुक्त किया जाता है, जिन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता, उनमें थे। तो खमनेई के करीबी और एग्जीक्यूशन के लिए उन्होंने राष्ट्रपति रखे हुए थे। राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से इस बात को बता दिया। जहां तक बात हो इनके इतिहास की, तो ये 2020 तक 12 साल तक ईरान की संसद के अंदर स्पीकर रहे थे। मध्य मार्गी कंजर्वेटिव इन्हें कहा जाता था, कि मिडिल में चलने वाले व्यक्ति थे, यानी कि बातचीत के लिए वार्ताकार के रूप में ये काफी सक्रिय व्यक्ति माने जाते थे। हालांकि खमनेई के चले जाने के बाद इन्होंने ही इस पूरे ईरान के रिटेलिएशन को लीड किया था और इन्होंने ईरान के गुस्से को पब्लिक में जाहिर किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मतलब ईरान के अंदर राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय नहीं थे जितने एग्जीक्यूशन में सक्रिय थे। यानी कि ये वो व्यक्ति थे, जब खमनेई कोई काम एग्जीक्यूट कराना चाहते थे तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, इनके माध्यम से कराया करते थे। इनकी तस्वीरें आप कतर के किंग के साथ देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस स्ट्रेचर के आदमी थे। यानी कि राष्ट्रपति से सामान्यतया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ही मुलाकात की जाती है, राष्ट्राध्यक्षों की, और या फिर उन लोगों की जिन्हें राष्ट्राध्यक्ष ने भेजा है रिप्रेजेंटेटिव बनाकर। जैसे पुतिन से हमारे मिलने, राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए हमारे देश से विदेश मंत्री जाते हैं, मुलाकातें होती हैं, लेकिन इस तरह का कि रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव बनकर के, ईरान के प्रतिनिधि बनकर के बातचीत करने दुनिया के देशों में जाया करते थे। और अभी कुछ दिनों पूर्व जब से खमनेई की मौत हुई है, उसके बाद ईरान के अंदर जो माहौल है उसमें बहुत से लोग जो सड़कों पर उतरना चाहते हैं, उनमें कोई बड़े लीडर्स नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में 12 तारीख को ही इन्होंने कुद्स फोर्सेस जो इनकी होती हैं, आईआरजीसी की एकदम एलिट फोर्सेस जो मतलब ईरान के पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई हैं, उसके डे के अवसर पर ये सड़कों पर दिखाई दिए थे। ये वो तस्वीरें हैं उस समय की, 12 जनवरी के दिन भी सड़कों पर ये आप दिखाई दिए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आप यहां थे। और उसके बाद में ये बहुत से जगह टीवी इंटरव्यूज में देखे गए थे, जब इन्होंने कहा कि मादुरो की तरह अमेरिका सोचता है कि खमनेई के चले जाने के बाद ईरान बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंस चुका है। ये इनके तत्कालीन बयान है, मतलब कि आज के युद्ध के दौर में ये क्या सोचते थे उसको आप समझ सकते हैं कि ये टीवी इंटरव्यूज के माध्यम से अमेरिका को ईरान का स्टैंड बता रहे थे। बार बार एक ही बात कि खमनेई को मारकर आपने अच्छा नहीं किया और ईरान रिटेलिएट करेगा। यही कारण है कि आजकल अमेरिका में ट्रंप का मुखपत्र बन चुका समाचार पत्र, जिसका नाम है फॉक्स न्यूज, उसने लिखा था कि प्रोटेस्ट मसैकर आर्किटेक्ट अली लारिजानी इमर्ज्ड एज द टॉप कंटेंडर टू रिप्लेस खमनेई। जब खमनेई के मारे जाने की खबर 28 फरवरी को आई तो कौन उनका पद संभालेगा, तो फॉक्स न्यूज जो अमेरिका में इस समय, मतलब ट्रंप किसको अगर फोन करके भी सूचना देते हैं तो वो सबसे पहले हैं। तो ऐसे में उनके बारे में उस न्यूज चैनल ने यह कहा था कि प्रोटेस्ट के अंदर अली लारिजानी जो है ना, वो लीडर बन करके निकलेंगे। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि ट्रंप ईरान में जिसके साथ बात कर सकते थे खमनेई के अलावा, तो लारिजानी थे। तो इसका महत्व समझ जाइए। यह लारिजानी के तमाम ट्वीट्स हैं जब उन्होंने खमनेई के जाने पर किए थे, और उनके बाद में उनका जो स्टैंड रहा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखते रहे। कुद्स दिवस के अवसर पर 13 मार्च को आप सड़कों पर दिखे थे, लोगों को यह बताते हुए कि देखो किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, हम सड़कों पर सुरक्षित हैं और हम अपनी तरफ से चले आ रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान की लीडरशिप में अब खमनेई के बाद जो टॉप लीडर्स में अली लारिजानी थे वो जा चुके हैं, शमखानी जा चुके हैं, और भी जो टॉप लीडर्स कमांडर हैं वो जा चुके हैं। अब जो बचे हैं लेवल पर वो राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन हैं, जिनके ऊपर अब अगर निशाना होता है तो शायद दुनिया भर के बहुत से देशों की प्रतिक्रिया आए, क्योंकि ये इलेक्टेड लीडर हैं, ईरान के अंदर चुने हुए राष्ट्रपति हैं, और इन्हें निशाना बनाया जाना शायद उस दिन भारत की प्रतिक्रिया, जो लगातार पूछा जा रहा है कि भारत प्रतिक्रिया कब देगा, तो भारत की प्रतिक्रिया के बीच में एक जो एंगल डला है वो ये कि भारत राष्ट्राध्यक्षों से बात करता है, इलेक्टेड लीडर्स के साथ ईरान में इलेक्टेड सत्ता चल रही है, तो हम उनके साथ बातचीत में। खैर जो भी है, कुल मिलाकर के इस समय के हालात बहुत ही भयानक चल रहे हैं। ऐसे में ईरान में ये कर क्या क्या रहे थे, तो अब मतलब अपने आप में बहुत सी चीजें थी कि जब ये जंग के माहौल में ईरान का स्टैंड संभाल रहे थे, और जो घरेलू असंतोष था, जो महंगाई थी ईरानियंस के बीच में, जो संघर्ष का कारण बन रही थी, रिवॉल्ट का कारण बन रही थी, उसको ये हैंडल किए हुए थे, और न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये वार्ताकार बने हुए थे। तो ऐसे में अब वो सारी चीजें बीच में अटक जाएंगी। अगर वो अटकेंगी तो फिर कौन लीडरशिप हो सकती है, तो मुज्तबा खमनेई का नाम भी निकल कर आ रहा है, जो खमनेई के बेटे हैं,
दूसरे मसूद पजेश्कियन जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम, अहमद वाहिनी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर नेता हैं, मोहम्मद बागिर गालिफाग या फिर इस्माइल कानी। ईरान के अंदर पहले ही डाउन द लाइन 4 लोगों के नाम तैयार रहते हैं। जब भी कोई लीडरशिप का संकट होता है तो पहले से लिखित है कि ये 4 लोग इनके पीछे भी नाम ले सकते हैं। ट्रंप से जब ये पूछा गया कि साहब मतलब ऐसा हुआ है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो उन्होंने कहा कि वो काफी सारे प्रोटेस्टर्स को मारने का जिम्मेदार था तो उसको मार दिया गया। मतलब कि ये न्याय अमेरिका में बैठकर कर दिए कि साहब इन्होंने प्रोटेस्टर्स मारे थे, हमने इनको मार दिया। इजराइल ने इसको बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया। इसके बाद में इजराइल ने एक और लीडर जो कमांडर ऑफ बासिज फोर्सेस थे उन्हें भी मारा। कल उनकी खबर निकल कर आई कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो टारगेटेड अटैक था उसमें गुलाम रेजा सुलेमानी को मारा गया है और यह बासिज यूनिट को 6 साल से हेड कर रहा था। बसीज फोर्सेस जो अभी महसा अमीनी मामला हुआ था जिसमें महिलाओं ने अपने सिर पर जब हिजाब नहीं लगाया था तो मोरल पुलिसिंग कराई गई थी। तो जो महिलाएं इस तरह का विरोध कर रही थी या सरकार को चुनौती दे रही थी उन पर निगरानी रखने के लिए कल्चरली एकदम मोटिवेटेड एक सैन्य बल अर्धसैनिक बलों की तरह तैयार किया गया था। बसीज फोर्सेस था आईआरजीसी के अंडर में ही, लेकिन लंबे समय से उसका काम सांस्कृतिक प्रकार से हो गया था कि कल्चरल वैल्यूज कहीं ना कहीं ईरान के अंदर ना हिले, तो वो रेगुलेशन का काम करते थे। तो उसे भी इन लोगों ने मार गिराया। ये इन्होंने जानकारी अपनी तरफ से दी। ये थे वो गुलाम रेजा सुलेमानी और ये टॉप कमांडर थे बसीज फोर्सेस के जो कि मोरल पुलिसिंग कराने का काम कर रही थी। अब ऐसे में 2 बड़े लीडर जो प्रोटेस्टर्स को मरवाने वाले थे वो गए, लारीजानी गए, और जो बसीज फोर्सेस के हेड थे जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ कभी इस तरह के एक्शन लिए थे कि महिलाओं को मरवाया था, महसा अमीनी ने पुलिस की कैद में जान निकल गई थी, वो जो लोग थे उनको इन्होंने अब निशाना बना दिया है। इसके बाद में इजराइल ने ईरान के लोगों को मोटिवेट किया और कहा कि देखो हमने आपके जो भी विरोध में थे उन लोगों को खत्म किया है, अब आप लोग निकल कर तो आओ, मतलब आप लोग भी तो विरोध करना वहां की लोकल सरकार का शुरू करो ताकि हम लोग भी उसको सपोर्ट कर पाएं। तो ये बसीज फोर्सेस काफी बार पहले भी सुर्खियों में रही हैं, पहले वेलवेट रेवोल्यूशन को दबाने के अंदर या फिर ऐसे ही काफी सारी मोटरसाइकिल्स पर निकलकर विरोधियों को धमकाने के लिए, सड़कों पर निकल करके मिलिशिया ट्रेन करते हुए, प्रो गवर्नमेंट ट्रीटमेंट देते हुए, ये काफी पहले भी बसीज फोर्सेस सुर्खियों में रही हैं। और ये भी जो सुलेमानी था, गुलाम रेजा सुलेमानी, अमेरिका ने इसे भी डेजिग्नेटेड आतंकी डिक्लेयर किया हुआ था कि भैया ये भी हमें चाहिए, तो इनको इन्होंने मार दिया है। कुल मिलाकर के इस पूरे हमले में लगातार इजरायली और अमेरिका हमले में ईरान के टॉप लीडर्स, टॉप एसेट्स, उन्हें टारगेटेड तरीके से निशाना बना के एक एक करके खत्म किया जा रहा है, जिसके अपडेट लगातार बने आ रहे हैं। जहां तक बात हो इजराइल की, तो इजराइल बकायदा फुटेज जारी करके दिखाता है कि देखो हमने कहां पर किस तरीके से मारा। इन्होंने बकायदा फुटेज बताई कि इस तरह से यह हमला हुआ। उन्होंने अपनी उपलब्धियों में न केवल इतना बल्कि लेबनान, बैरूत, बेका कहां कहां हम मार रहे हैं, इजराइल ने वो सारे के सारे अपडेट दिए। नेतन्याहू बकायदा जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं यहां पर, माइक हुकाबी, उनके साथ वॉक करते हुए खुद के जीवित होने का प्रमाण देते दिखाई दिए, हैंडशेक करते हुए दिखाई दिए, तस्वीरें दिखाते हुए दिखाई दिए कि देखो हम क्या कर रहे हैं। ये लगातार नेतन्याहू के ऊपर आया हुआ प्रेशर है जिसके चलते उन्हें यह बताना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूं। असल में सोशल मीडिया में कहीं ये एक वायरल खबर फैल गई है कि नेतन्याहू मर गए हैं और अब एआई से उनकी तस्वीरें प्रकट करके उनको जिंदा रखा गया है। इसके लिए माइक हकाबी आए, हैंडशेक किया, तस्वीरें उस तरह की निकाली कि देखो साहब अमेरिका भी पुष्ट कर रहा है कि ये जिंदा है, और ये अपनी तरफ से लगातार अपना काम संभाल रहे हैं। खैर, अब जब एआई का समय है, डीप फेक का टाइम है और वॉरफेयर में फर्जी खबरों का बहुत इस्तेमाल होता है, कौन सी खबर सही है कौन सी गलत है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, ईरान ने जिस बात को स्वीकार कर लिया कि हमारा लीडर मर गया, तो ये एक सच्ची खबर मानी जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर के ये सारे अटैक्स के अपडेट्स हैं जो मैंने आप लोगों को दे दिए। इजराइल अभी भी अपने काम पर लगा हुआ है, 2 टॉप लीडर्स अभी चले गए हैं। इसके बाद में इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी मिसाइलें छोड़ना शुरू किया। ये 61वीं वेव है, यानी 61वीं बार ईरान ने अपनी तरफ से इजराइल पर मिसाइलों का अटैक किया। उसकी तस्वीरें निकल कर आई, इजराइल में हुए नुकसान की तस्वीरें निकल कर आई, इजराइल तक मिसाइलें पहुंची, इसके अपडेट बाहर निकल कर आए। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, इसकी बातें निकल कर आई। असल में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 99.9% भी अगर एक्यूरेट हो और 0.1% भी इनएक्यूरेट हो, तो भी 1000 मिसाइलें अगर आए तो शायद एक मिसाइल आकर गिरने के चांस बनेंगे। मतलब ये वैसी स्थिति थी कि ईरान ने इजराइल पर बम्बार्डमेंट ऑफ मिसाइल किया और उसकी वजह से इजराइल के अंदर निशान बने, नुकसान के एविडेंस आए, दिखाई दिए कि कितना नुकसान हुआ। इस प्रकार से बौछार की गई मिसाइलों की,
एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय होकर के इन मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। कई जगह पर इसकी वजह से वहां पर नुकसान की खबर निकल कर आई। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे यहां पर ये जो हमला हुआ है, ऊपर से आ रही मिसाइलों को आयरन डोम जो सिस्टम है, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, वो सब बचाने निकल रहे हैं, लेकिन कुछ एक मिसाइलें ऐसी हैं जिनको निशाना नहीं बनाया गया और वो जमीन पर जाकर के गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके ऊपर मतलब ये तमाम बातें चली रही हैं। इसी के साथ साथ डेथ सेंटेंस में इजराइल रेजिम ने हाल ही में ईरान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इजराइल के लिए काम करने वाले थे उनको भी पनिश दिया गया है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर जो काम किया है, इसके चलते अमेरिका में नेताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है, कुछ अधिकारियों के द्वारा अमेरिकी फैसले का विरोध किया जा रहा है। एक हेडलाइन बनती है साथियों, और वो हेडलाइन बनती है टॉप यूएस काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल के रिजाइन करने की। फाइनेंशियल टाइम्स का लिए खबर बाहर निकालता है कि अमेरिका के जो काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल हैं, जो टॉप यूएस कमांडर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने इस्तीफा देते हुए ट्रंप को निशाना कहते हुए लिखा कि मैंने काफी समय तक यह ऑब्जर्व किया कि यह युद्ध असल में अमेरिका का नहीं था, यह केवल इजराइल के लिए लड़ा गया युद्ध था। और अमेरिका में जो लॉबी है, जो इजरायली लॉबी है, उसने अमेरिका को युद्ध में घसीटा। अमेरिका को ईरान से कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं थी, यह सच भी है। ईरान की तरफ से अभी तक अमेरिका में एक भी मिसाइल नहीं भेजी गई है। इनके पास इतनी दूर तक जाने की शायद मिसाइल भी ना हो। जिस परमाणु बम को लेकर के धमकाया गया कि ये परमाणु बम बना रहे हैं, आज युद्ध का 19वें दिन में एंट्री हो गई। जिसके पास अपना सुप्रीम लीडर चला गया हो, वो शायद परमाणु बम का जखीरा ही फेंक कर मारता, किसी को कुछ तो निकालता जिसका लीडरशिप ही अस्तित्व में खत्म हो गया हो। तो ऐसे में ना वो निकला और ना ये निकला। तो बोले ये युद्ध इजराइल का था, इजराइल को ईरान से दिक्कत थी, उसके लॉबिस्ट लोगों ने अमेरिका को जबरदस्ती युद्ध में घसीट लिया, इसलिए मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं। खैर, अब जो भी है इसका आने वाले समय में एनालिसिस होता रहेगा। ये थे अपडेट। बाकी जानकारी के लिए कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों से साझा करें और